स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए हैं। तो 10th के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का कि 10वीं के बाद 11वीं में आए, अब कौन से विषय का चयन किया जाए। आर्ट ली जाए यानी कला वर्ग, कॉमर्स वाणिज्य विषय लिया जाए या साइंस विज्ञान विषय का चयन किया जाए। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन सब के माइंड में ये रहता है कि हम कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, क्या हम उस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इन सभी बातों को देखते हुए आज ये लेक्चर हमने प्रिपेयर किया है और गायत्री विद्या मंदिर सांचौर ने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उन स्टूडेंट का जो 10th के एग्जाम दे चुके हैं। और अब उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, कॉमन रूप से कुछ ऑनलाइन वीडियोस के लिंक आप तक शेयर करेंगे। उसमें कुछ वीडियो हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित होंगे, कुछ भूगोल से संबंधित होंगे, कुछ राजनीति विज्ञान से संबंधित होंगे, कुछ कॉमर्स के वीडियोस होंगे और कुछ विज्ञान विषय से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो होंगे। तो ये वीडियो एक साथ एक ही ग्रुप में डालने का हमारा उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट इन वीडियोस को एक बार देखे और कोशिश करे कि उसका लगाव, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है और यही सब्जेक्ट सिलेक्शन का मुख्य आधार होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट है जिनके माइंड में पहले से ये है कि हमें कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है या हमें आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है या हमें साइंस में बायो ग्रुप लेना है या मैथमेटिक्स लेनी है। तो वो तो केवल अपने पर्टिकुलर उन वीडियोस को ही देखें, उन्हीं के लिंक पे जाएं जो उनके सब्जेक्ट से रिलेवेंट है। और जिनके माइंड में ऐसी दुविधा है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो लोग क्या करें, इन वीडियोस को देखें और ये निश्चित करें कि हम किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक पहल गायत्री विद्या मंदिर सांचौर ने आपके लिए की है। हमारा जो भी वीडियो है वो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार उतनी ही समय अवधि का है। हमने उस वीडियो में वो सभी मैटर और वो सब्जेक्ट कंटेंट सम्मिलित किए हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत सरल, बहुत इजी है, वो सरलता से इन्हें समझ सकता है। प्लस उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक चैप्टर हमारा इस ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट होगा, हम उसके पीडीएफ नोट्स आप तक शेयर कर देंगे ताकि ऑनलाइन क्लासेस देखने के बाद आप उस पीडीएफ नोट्स से भी उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये एक पहल हमने की है, आप इस पहल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं,
आपके जो परिचित हैं, इस तरह की समस्याओं का सामना जो कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन का, उन्हें भी जोड़ें इस प्लानिंग के साथ हमारी, और हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा काम, एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो आज हम जो फर्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 11th बायोलॉजी से है। अगर आप 11th में बायोलॉजी साइंस इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं। तो उसमें 11th बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो उसके फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड से मैंने लिया है, और ये इस चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, कि हम हमारे आसपास देखते हैं सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। और हमने छोटी क्लासों में ऐसे कई डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं कि सजीवों के क्या लक्षण हैं और वो किस प्रकार निर्जीवों से अलग हैं। तो ऐसे कई लक्षण हमने पढ़े हैं। मैं केवल आपकी मेमोरी के लिए उन्हें रिपीट कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं कि सजीवों में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि की क्षमता नहीं पाई जाती। सजीवों में श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं, जबकि निर्जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन ऐसी कोई जैविक क्रिया नहीं पाई जाती। जो सजीव हैं, इन सजीवों में उपापचय, मेटाबॉलिज्म, कुछ कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा, कुछ कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होगा। तो ऐसी उपापचयी क्रियाएं सजीवों में देखने को मिलती हैं। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई उपापचयी क्रिया नहीं पाई जाती। तो ऐसे कुछ अंतर सजीव और निर्जीव में हम छोटी क्लासेस तक पढ़ चुके हैं। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, टॉपिक तो मेरा यही है कि सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंसेस हैं। इसे हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एक अलग तरीके से इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो समझते हैं, मैंने यहां पर कुछ जानकारियां लिखी है तो थोड़ा सा इजी वे में समझे। नंबर 1 और नंबर 2, मैं एक सजीव की 2 प्रमुख जो प्रॉपर्टीज हैं, जो 2 प्रमुख लक्षण हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एक सजीव में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इस नॉन लिविंग से अपने आप को अलग प्रदर्शित करता है। तो पहली बात कि हर सजीव के पास क्या होना चाहिए, एक इनफॉर्मेशन, सूचना होनी चाहिए। तो जितने भी सजीव होंगे उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि उनके पास एक सूचना होनी चाहिए। अच्छा, सूचना के साथ मैं जोड़ूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब ऐसी सूचना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या सजीव के पास नहीं होगी। तो ये इंफॉर्मेशन यूनिक है, यानी केवल इसी के पास है। ऐसी सेम सूचना
किसी दूसरे सजीव के पास नहीं होगी। तो यूनिक इंफॉर्मेशन है और इन सूचनाओं को हम आनुवंशिक सूचनाओं के नाम से जानते हैं। तो सिंपली मैंने कह दिया कि ये सूचनाएं सरल सूचनाएं नहीं है, ये विशेष प्रकार की है, अनोखी है और इन्हें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं के नाम से जानते हैं। और ये सूचनाएं किस रूप में, अगर मैं एक सामान्य बात करूं, कुछ अपवादों को छोड़ दूं, तो ये सूचनाएं डीएनए के रूप में उपस्थित होती हैं। डीएनए मतलब, डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल, डीएनए ये इसका पूरा नाम है। तो जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं जो अनोखी हैं वो सामान्यतः किस रूप में होगी, डीएनए के रूप में उपस्थित होती हैं। तो कोई भी संरचना, हमने कहा सजीव है, ऑब्जेक्ट कह दे हम, वो ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो मैं उस संरचना को अभी कॉमन रूप से क्या कह दूं, ऑब्जेक्ट कह दूं। तो वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है। अब वो कब तो लिविंग होगा, कब नॉन लिविंग होगा, तो उसे डिसाइड करने का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टर हमने काम में लिया वो था सूचना। और हमने कहा वो सूचना अनोखी है और किस रूप में है, डीएनए के रूप में है, इसे हम आनुवंशिक सूचना कहेंगे। तो ये पहला क्राइटेरिया है, वो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। तो जो जो लिविंग होंगे उन सभी ऑब्जेक्ट के पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना होनी चाहिए। और सामान्यतः वो आनुवंशिक सूचना किस रूप में होगी, डीएनए के रूप में होगी। नंबर 2, अब अकेली आनुवंशिक सूचना होने से कुछ नहीं होगा। क्या करे ये ऑब्जेक्ट, इस आनुवंशिक सूचना का ट्रांसमिशन करे, स्थानांतरण करे, संप्रेषण करे। कि हमारे पास भी जब कोई सूचना होती है, कोई मैसेज होता है, तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, हमारे जितना भी फ्रेंड सर्कल है, हम उसमें उसे सेंड करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। तो आनुवंशिक सूचना है, इससे कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, उस आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण, संप्रेषण करना पड़ेगा। लेकिन संप्रेषण करने का एक सही रास्ता होना चाहिए, राइट पाथ हो, कि किसी भी अव्यवस्थित तरीके से सूचना स्थानांतरित नहीं होगी। तो सूचना को स्थानांतरित करने का एक सही तरीका हो अगर ऑब्जेक्ट के पास, तो वो लिविंग होगा। तो एक तो सूचना हो, प्लस वो उस सूचना को सही तरीके से स्थानांतरित कर पाए। तो स्थानांतरित करने का सही तरीका क्या, कि डीएनए के पास सूचना है, डीएनए ने वो सूचना स्थानांतरित की और उससे पहले अपनी एक कॉपी और बना ली। क्या मतलब, कि डीएनए ने अपने जैसा एक डीएनए और बना लिया। मतलब क्या हुआ, कि जो आनुवंशिक सूचना डीएनए के पास थी, उसने वो सूचना स्थानांतरित की और अपने ही जैसा एक डीएनए और बना लिया। यहां तक ठीक। नंबर 2, अब डीएनए के पास जो सूचनाएं हैं, वो उन सूचनाओं को प्रकट कैसे करे, संप्रेषित कैसे करे, लोगों को पता कैसे चले कि ये डीएनए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जीव का है। तो डीएनए इसके लिए प्रोटीन बनाता है अलग अलग प्रकार के। किसी की आंखें लाल कलर की है, किसी की आंखें ब्राउन कलर की है, किसी की रेड कलर, ग्रीन कलर की है। तो जो ये आईज के कलर हैं डिफरेंट, ये डिफरेंट कलर क्यों है,
क्योंकि प्रोटीन अलग अलग प्रकार के हैं। तो डीएनए अपने आप को प्रकट करने के लिए क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए अपनी सूचना को किसको दे देता है? आरएनए को। यह भी एक प्रकार का जैव अणु है, इसका नाम डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम हो गया राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए से सूचना आ गई आरएनए के पास, और फिर आरएनए उस सूचना को उपयोग में ले और प्रोटीन बनाए। तो सूचना संप्रेषित हो गई। संप्रेषित होने के लिए जो उसने ट्रांसमिशन किया वो कितनी स्टेप में किया? 3। डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया, और आरएनए से फिर प्रोटीन बन गया। तो जो जो ऑब्जेक्ट ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से, वो सब आपके लिविंग हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वो सब आपके नॉन लिविंग कैटेगरी में आएंगे। तो ये हमने एक सिंपल इस जानकारी के द्वारा, अब सवाल आता है इस जानकारी को हमने कहा क्या? इसे हम सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का ये केंद्रीय सिद्धांत है, सेंट्रल डॉगमा है, वो हमें ये जानकारी देता है कि कौन से ऑब्जेक्ट लिविंग है, कौन से ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है। इज दैट क्लियर? तो यहां सब कुछ काम कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। इसीलिए हमने कहा डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। किसी भी जीव में जो आनुवंशिक सूचनाएं होगी वो किस रूप में होगी? डीएनए के रूप में पाई जाएगी। तो कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है तो उसके लिए पहली शर्त जो है वो ये है कि उसके पास आनुवंशिक सूचनाएं हो, और वो सामान्यतः किस रूप में हो? डीएनए के रूप में होती हैं। दूसरी बात, केवल इतना होना ही लिविंग यानी सजीव होने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दूसरी बात क्या हो? वो आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करे, संप्रेषण करे। लेकिन कैसे? सही तरीके से करे। और सही तरीका क्या? कि पहला स्टेप डीएनए से सूचना डीएनए के पास गई, दूसरा तरीका क्या? डीएनए से सूचना आरएनए के पास आई, तीसरा चरण क्या? आरएनए से सूचना प्रोटीन के पास आई। इस तरीके से सूचनाओं का ये स्थानांतरण होना चाहिए, और इसको हमने क्या नाम दिया? सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा हमें समझाता है कि लिविंग जो है, सजीव जो है, वो क्यों सजीव है, और जो नॉन लिविंग निर्जीव हैं वो किस प्रकार इन सजीवों से अलग हैं, और वो इस सेंट्रल डॉगमा का पालन नहीं करते हैं। अगली क्लास में मैं कुछ उदाहरण लूंगा। जैसे मैं 5 कैटेगरी आपके सामने रखता हूं, आप लोग भी आज उन पे विचार करें, और कल के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, उन 5 का कैटेगराइजेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि किसी को हम लिविंग में रखेंगे, किसी को नॉन लिविंग में रखेंगे, और हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिनकी कुछ प्रॉपर्टी लिविंग के जैसी है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के जैसी है, तो उन्हें बीच में रखेंगे बाउंड्री पर। तो 5 मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, आज केवल आपको विचार करना है। आप सभी ने पादपों के बारे में पढ़ा है, देखा है। तो एक तो हम डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में कि पादप जो है वो कौन सी कैटेगरी में है, क्या इस सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज उनमें है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में। तीसरी डिस्कशन होगी फंजाई, कवकों के बारे में डिस्कस करेंगे। फफूंद आपने देखी है, बरसात के मौसम में कुछ छतरी जैसे फंजाई उगते हैं, वो भी आपने देखे, वो सब फंजाई कैटेगरी में आते हैं, कवक है सब। चौथा हम जीवाणुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में।
और 5 नंबर पे हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, विषाणुओं के बारे में। तो ये 5 डिस्कशन कल हम इस सेंट्रल डॉगमा की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम फर्दर इसके नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।